गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। नहीं निपुण, मेरे पास नहीं है बेटा कोई अपडेट अभी फिलहाल। आपके पास है क्या कोई अपडेट? अरे बेटा, ये कुछ गुरुकुल के बच्चे हैं बेटा, स्कूल के पुलिया बारे में पूछ रहे थे कि स्कूल कब खुलेगा एग्जैक्टली, उसकी अपडेट के बारे में कह रहे थे बेटा। चलिए बेटा। हाँ, तो हम ओके ओके ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास। ऑलराइट। 75 स्टूडेंट आर देयर, स्टिल द अटेंडेंस इज वेरी लो बेटा। ठीक है, चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, मीनवाइल अदर बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। राइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, वेलकम टू माय क्लास। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दैट इज स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 ऑफ मेटलर्जी। क्लियर है बेटा? राइट। सो काफी मेथड हमने बेटा डिस्कस कर लिए थे। राइट, और कुछ मेथड रह गए थे बेटा। राइट। हाँ, फ्लक्स के बारे में बेटा, हाँ फ्लक्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राइट। फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स इज अ क्लीनिंग एजेंट। राइट, तो आप लिख सकते हैं वहां पे, प्लीज राइट इट डाउन। फ्लक्स इज अ क्लीनिंग एजेंट और फ्लोइंग एजेंट, आप ऐसे लिख सकते हैं। फ्लक्स इज अ क्लीनिंग एजेंट और फ्लोइंग एजेंट। राइट, राइट इट डाउन। और प्यूरिफाइंग एजेंट यू कैन राइट। ठीक है। राइट। अब जो फ्लक्स होता है बेटा, दैट इज ऑफ टू टाइप, वन इज एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ठीक है। कल अगर आपको याद है बेटा, मुझे बताओ कॉपर में जो इम्प्योरिटी थी उसको कैसे रिमूव किया था? कॉपर में जो इम्प्योरिटी थी वो क्या था? FeO था। उसको हमने रिमूव किया था सिलिका से, SiO2 से। कैसे रिमूव किया था? SiO2 से। तो ये क्या है? ये बेसिक नेचर का है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का है, और ये एसिडिक नेचर का है। तो इसने इसको रिमूव कर दिया तो और FeSiO3 स्लैग बना था। राइट। तो इसको SiO2 को हम बोलेंगे एसिडिक फ्लक्स, क्लीनिंग एजेंट है, तो दैट इज नोन एज एसिडिक फ्लक्स। राइट। सिमिलरली अगर क्या होगा, अगर आपको SiO2 कहीं से रिमूव करना है तो आप उसमें ऐड कर देते हैं MgCO3 ऐड कर देते हैं, या CaCO3 भी ऐड कर देते हैं, तो MgSiO3 बना लेता है। तो ये एसिडिक है नेचर का है और ये बेसिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज अ क्लीनिंग एजेंट और प्यूरिफाइंग एजेंट बेटा। ठीक है ना? जो भी इम्प्योरिटीज रहती हैं उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और एक कंपाउंड ऑक्साइड बना, सिलिकेट बनाता है। सिलिकेट जो बनाता है उसको स्लैग कहते हैं, और वो क्या होता है, डेंसिटी उसकी कम होती है, उसको हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। दैट इज अबाउट द फ्लक्स बेटा। क्लियर है? राइट। फ्लोइंग एजेंट बेटा की फ्लो करता है ना, मतलब जैसे हल्का होता है तो हल्का होगा तो क्या करेगा, ये इसके ईयर के साथ ब्लो कर जाएगा, है ना। लाइट रहेगा तो ऊपर एकुमुलेट होगा, और क्या करेगा जब हवा के साथ क्या करेगा, ब्लो आउट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज एन फ्लोइंग एजेंट। राइट। ठीक है। सो बच्चों हम नए नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। राइट। इसमें क्या करते हैं बच्चों, कोई भी मेटल होता है उसको हम किसी गैसियस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और एक गैसियस कंपाउंड बनता है। एक गैसियस कंपाउंड बनता है, मतलब वॉलेटाइल कंपोनेंट कंपाउंड बनेगा, गैसियस कंपाउंड बनेगा। वॉलेटाइल कंपोनेंट कंपाउंड कहते हैं या गैसियस कंपाउंड कहते हैं।
फिर क्या करते हैं, ये जो गैसियस कंपाउंड होगा जो मेटल का, इसको हम क्या करते हैं, फर्दर हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, मेटल हमारे पास क्या आता है, मेटल आ जाएगा, और जो गैस होगी वो क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसा गैस सेलेक्ट करते हैं जो मेटल के साथ तो रिएक्ट कर जाए बट इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट ना कर जाए, ना करे। क्लियर है? तो क्या करेंगे, जो भी गैस लेंगे हम वो मेटल के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर हम इम्प्योरिटी साथ में लें प्लस गैस करें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा, ये T1 पे होगा और ये T2 पे होगा। तो हमेशा क्या होता है, T2 जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है T2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, T1, क्योंकि हमें डिकम्पोज करना है, इस गैस को निकालना है, तो ऑब्वियस हमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा, तो गैस रिमूव हो जाएगी और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। सो दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या है ये, वेपर फेज रिफाइनिंग। बेसिकली ये सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है ना, कि गैस क्या करे, सेलेक्टिवली मेटल के साथ रिएक्ट करता है बट इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करती, राइट। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, in this method powdered metal is treated with a gas which selectively reacts with metal to give a volatile compound or gaseous compound which is collected and then decomposed to give pure metal. So ये second step है, collected and then decomposed to the pure metal, और ये वाला फर्स्ट है स्टेप है जिसमें मेटल क्या कर रहा है, किसी गैस के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बना रहा है, राइट। अब इस मेथड से बच्चों हम जो रिफाइनिंग करते हैं वो करते हैं निकल की, जिरकोनियम की और करते हैं टाइटेनियम की। ये तीन मेटल की क्या करते हैं हम इसमें, इससे हम इसको प्यूरिफाई करते हैं या इसी रिफाइनिंग करते हैं। तो जो निकल की करते हैं, निकल की करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड से, और आप सभी को पता है अगर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आप सब पढ़ चुके हैं अभी। क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यू ऑलरेडी नोज इट, काफी बार पूछा जाता है, NiCO4 क्या बनाएगा, NiCO4 बनाता है। क्लियर है, राइट। ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ये गैसियस कंपाउंड होता है। और फिर क्या करते हैं, NiCO4 को थोड़ा हाइयर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें Na मिलता है और CO क्या करता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्यूरिफिकेशन मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग है निकल की, उसका एक स्पेशल नेम है जिसका नाम है मून्स प्रोसेस। क्या नाम है, मून्स प्रोसेस। क्या है इसका नाम, क्या है बच्चों, मून्स प्रोसेस है। ठीक है ना, राइट। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ, मेक इट 3 मेटल्स आर रिफाइंड बाय दिस मेथड, मेक इट 3 मेथड्स आर रिफाइंड बाय दिस मेथड, निकल, जिरकोनियम और टाइटेनियम। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ निकल बाय दिस मेथड इज कॉल्ड एज मून्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, मून्स प्रोसेस कहते हैं। तो NiCO के साथ कंबाइन करता है, टेम्परेचर रहता है 300 टू 350 केल्विन, तो NiCO4 मिलता है, गैसियस कंपाउंड या वोलेटाइल कंपाउंड है, राइट। और फिर NiCO4 को क्या करते हैं हम, फर्दर हीट करते हैं। तो जब फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, हायर टेम्परेचर हीट करेंगे तो हमें प्योर क्या मिलेगा, Na मिलेगा, और क्या मिल जाएगा, CO मिल जाएगा, CO मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, प्रोसेस का नाम दैट इज मून्स प्रोसेस। तो मून्स प्रोसेस कम्स इनटू वेपर फेज रिफाइनिंग। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। ठीक है, राइट। सिमिलरली क्या है बच्चों, जिरकोनियम और टाइटेनियम का जो वेपर फेज रिफाइनिंग होता है उसका नेम होता है, ठीक है, राइट। और नेम क्या होता है, नेम होता है, उसको बोलते हैं वेन आर्कल मेथड। क्या बोलते हैं, वेन आर्कल मेथड। वेन, आप ज्यादा नहीं कराया बेटा, जो भी लेट ज्वाइन किए, जस्ट अभी हमने स्टार्ट ही किया है वेपर फेज रिफाइनिंग, दैट वाज द फर्स्ट मेथड व्हिच वी हैव स्टार्टेड, राइट। करेक्ट, राइट। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम बाय दिस मेथड इज कॉल्ड एज वेन आर्कल मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, CO के साथ रिएक्ट करा था, यहाँ आयोडीन वेपर के साथ रिएक्ट करते कराते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना, टाइटेनियम या जिरकोनियम के साथ, और फिर और फर्दर हाइयर टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो आयोडीन वेपर्स रिमूव हो जाते हैं, और क्या होता है, हमें हमें प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रिमूविंग द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
इम्प्योरिटीज होती हैं उसको भी रिमूव करता है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे ये जो वेन आर्कल मेथड है वो क्या है, टाइटेनियम और आयोडीन क्या करता है, 500 केल्विन पे Ti4 मिलता है, ये वोलेटाइल कंपाउंड है, गैसेस कंपाउंड है, फिर Ti4 को 1700 केल्विन पे रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है, राइट। सिमिलरली सेम रिएक्शन किसके साथ होती है, सेम रिएक्शन होती है जिरकोनियम के साथ भी, सेम रिएक्शन किसके साथ होती है, जिरकोनियम के साथ भी, ठीक है, राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ NiCO4, हाइब्रिडेशन क्या होगा NiCO4 का, कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ NiCO4, दैट इज sp3, क्या होता है, dsp2 नहीं होता बेटा, sp3 होता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, 0, तो ये हो गया 4s2 3d8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो ये क्या हो गया 3d10। अब मुझे बताएं क्या यहाँ पे अंदर वाला d ऑर्बिटल पार्ट लेगा हाइब्रिडेशन में, यस या नो, नो, तो इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। हार्दिक क्लियर है आपको, हार्दिक, ठीक है, क्लियर है बेटा। सो दिस इज वेपर फेज रिफाइनिंग, याद रखेंगे दोनों मेथड, मूड्स मेथड और वेन आर्कल मेथड। वेन आर्कल मेथड यूज फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम एंड मूड्स मेथड इज यूज फॉर निकल, राइट। सो दिस इज बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग, राइट। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग, क्या है, दैट इज जोन रिफाइनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ इसमें क्या होता है बच्चों, राइट, ये बेसिक क्या होता है, ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे कि जो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल या मोल्टन स्टेट कह दें, ठीक है ना, राइट, या मोल्टन फेस कह दें। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे भी एक बेस पे काम करता है, ठीक है ना, राइट। देखिए होता क्या है, राइट, ये मेटल इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल में क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको इम्प्योर मेटल को हीटर के बीच में रखते हैं, हम क्या रखते हैं, हीटर के बीच में रखते हैं, मतलब हीटर की कॉइल लगा देते हैं इसके यहाँ पे, राइट, एक तरफ से इसको फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं हम, एक तरफ से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि मतलब इसके इधर ना जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, राइट। अब क्या होता है यहाँ पे, हम इसको तब तक यहाँ पे हीटर को मूव नहीं करते हैं, हीटर क्या होता है, मूविंग होता है, हीटर क्या होता है, मूविंग होता है, राइट, इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो क्या होता है, हम इसको तब तक हीट करते हैं जब तक कि ये कुछ पोर्शन यहाँ पे मेल्ट ना हो जाए, क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। लेट्स सपोज इतना पोर्शन क्या हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है, राइट। इसी जो ये मोल्टन पोर्शन होता है, ठीक है ना, जो ये मोल्टन स्टेट में है, इसी ये जो एरिया जो मैंने आपको ये ऐसे दिखा रखा है, इसी को जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं, तभी इसका नाम क्या है, जोन रिफाइनिंग। अब होता क्या है, हम इसको हीटर को क्या करते हैं, जब ये मोल्टन हो जाता है, मैं बिल्कुल लाल हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में हो जाएगा, उसके बाद क्या कराते हैं, हम इसको धीरे धीरे मूव कराते हैं, हीटर को धीरे से मूव कराएंगे, तो जब धीरे से मूव कराएंगे तो अगली सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये कुछ, अब हीटर यहाँ पे आ गया, ये हमें मोल्टन स्टेट मिला, तो जब हमने इसको थोड़ा सा पुश किया तो क्या हुआ, इधर का क्या हो गया, इधर का कूलिंग शुरू हो गई, क्योंकि आपने हीटर को आगे पुश कर दिया, तो दिस मीन्स ये जो हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। सॉलिडिफाई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और क्या होगी, जो भी इंप्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट थी, जो भी इंप्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट थी, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसके उसमें जो मोल्टन स्टेट है उसमें सॉल्युबल होती चली जाएंगी, उसके साथ कैरी करती चली जाएंगी, क्योंकि हमने क्या बोला, इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट, तो जो भी इंप्योरिटीज इसमें प्रेजेंट थी वो क्या करेंगी, मोल्टन स्टेट में चली जाएंगी, और जैसे जैसे ये जोन आगे पुश होता रहेगा वैसे वैसे इंप्योरिटी भी इसके साथ चलती चली जाएंगी, क्लियर है। एक टाइम पे क्या होगा, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये जो होगा मोल्टन स्टेट हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, स्लोली स्लोली मूव करना है बेटा, हाँ बिल्कुल, तो ये हीटर यहाँ पे होगा और ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी होगी अभी। तो मुझे बताइए मैक्सिमम इंप्योरिटी आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी कि राइट साइड में मिलेगी,
तो कहाँ मिलेगी, राइट साइड में मिलेगी। और ये जो पोर्शन होगा ये सॉलिडिफाई हो चुका होगा, ठीक है, सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड हो चुका होगा। और ये जो होगा ये प्योर मेटल मिलेगा आपको। जब सॉलिडिफाई होगा, प्योर मेटल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो ये प्योर मेटल अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटीज को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं, एक बार में ये नहीं होता, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड आफ्टर सो मेनी टाइम्स, राइट। उसके बाद ही हम देखते हैं कि जब ये इम्प्योरिटी फ्री हो जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है, तब इसको बंद करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये बार बार क्या करते हैं, हम इसको कोने पे लेके जाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर करेंगे, राइट, ठीक है, ओके, राइट। तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। हाँ जी, वेस्ट होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें अभी, है ना, ठीक है, राइट, क्योंकि हमें प्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट, ठीक है ना, राइट। आपने क्या किया, आप ऐसे सोचिए, चलिए हम इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। ये आप सोचिए, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने ये मेटल रॉड है, ठीक है ना, हमने क्या करा, यहाँ पे एक कॉइल लगा दी, इसके पास सर्कुलर कॉइल लगा दिया, और इस सर्कुलर कॉइल को एक इलेक्ट्रिसिटी से हीटर से जोड़ दिया, तो ये हीटर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस हीटर को धीरे धीरे नीचे मूव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे मूव कर रहा हूँ। तो जब ये हीटर यहाँ पे था तो इतना पोर्शन आपको मोल्टन मिला होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे क्या होता जाएगा, ये रिंग नीचे मूव करती जाएगी, हीटर नीचे मूव करता जाएगा, ऊपर सॉलिडिफाई होता चला जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगी, जो इम्प्योरिटी, अब जोन आपको यहाँ मिलेगा, तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इस जोन के साथ कैरी करती चली जाएंगी। जो भी यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी यहाँ पे, अब वो इसके अंदर हो चुकी होगी, जितनी भी इसके ऊपर हो, यहाँ पे जिसके एबव था, वो सारी इम्प्योरिटीज अब इस जोन में मिलेंगी। और धीरे 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 इसको नीचे मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट में जब आपको हीटर पहुंचेगा, जब मोटे स्टेट मिलेगा, यहाँ आपको मैक्सिमम इम्प्योरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम इम्प्योरिटी मिलेगी। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, वो सॉलिड हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और रिमूव कर देंगे। हाँ, तो मोल्ड जो जोन है वो क्या कर रहा है, इम्प्योरिटी को कैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, इम्प्योरिटी को कैरी कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइट। अब मुझे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाँ, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है, राइट, और समझ, नहीं नहीं बेटा, सॉलिडिफाई करने के लिए कोई डिवाइस नहीं चाहिए होता, वो रूम टेम्परेचर पे ही सॉलिडिफाई होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही आप कॉइल हटाएंगे, ठीक है ना, आपको सॉलिडिफिकेशन मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो उसमें आपको कोई अलग कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ क्वेंचिंग की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, राइट। अब अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या T1 और T2 दोनों सेम होंगे, कि इसमें कुछ डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस होगा तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, क्या आप ये गेस करके बता सकते हैं, T2 ग्रेटर देन क्या होगा, T1 होगा। ओके, ऐसा क्यों बच्चों, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, वाई यू आर सेइंग लाइक दैट बच्चों, ये ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग। हाँ, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इंप्योरिटीज हैं, तो इंप्योरिटीज अगर ज्यादा होंगी, ठीक है ना, अगर इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी, तो मुझे बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, यहाँ पे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम, नहीं, मुझे बताओ यहाँ पे आप बॉइलिंग कर रहे हैं कि मेल्टिंग कर रहे हैं, मेल्टिंग कर रहे हैं कि बॉइलिंग कर रहे हैं, मेल्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP, क्या लगेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों एक ही चीज है, आप जिस, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रिएक्टेंट लिया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगेगा। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे इम्प्योरिटी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, और डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा, और डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा, यस,
तो डिप्रेशन और ज्यादा होगा। तो डिप्रेशन और ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा बेटा, डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? जब आप वाटर में NaCl डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ये पहले 0 था, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया इसका जब आपने NaCl डाल दिया? लेट्स सपोज कितना हो गया? -1 हो गया। तो अगर -1 हो गया तो मुझे ये बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? -1 हुआ कि नहीं हुआ? -1 हुआ कि नहीं हुआ मेल्टिंग पॉइंट? मुझे बताइए। यस। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया जब हमने कुछ सॉल्यूट डाल दिया? डिक्रीज किया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करा? डिक्रीज किया। ठीक है, सो दिस मींस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सो टेल मी नाउ व्हाट इज द रिलेशन? क्या ये सही है? क्या ये सही है? नो। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? T2 T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है T1 माइनस T2, तो आपको टेम्परेचर भी उसके हिसाब से वेरी करना है। आपको टेम्परेचर भी, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है, सो मोर इज द इम्प्योरिटी, मोर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज। अगर आपको याद है, मैंने क्रायोलाइट आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना, कि जब क्रायोलाइट ऐड करेंगे तो उसका वेंटो फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। क्या करता है? बहुत डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, राइट। सो तो ये याद रखना है, राइट। और एक चीज यहाँ पे एक और बात बतानी है बच्चों, वो ध्यान से सुनिएगा। इसको पूरे को क्या करते हैं? ग्लास, इसको पूरे को हम एक ग्लास उसमें क्लोज करके रखते हैं। एक ग्लास चैम्बर होता है, इसमें क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, अब मन की बेटा मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा था, तो इसको ग्लास बीकर में क्लोज करके रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम टेम्परेचर धीरे धीरे कंपेरेटिव कम करते जाएंगे। यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा के रखेंगे जो टेम्परेचर को क्या करता जाएगा? कंट्रोल करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक ग्लास, एक एक क्या रहते हैं, ग्लास वो रहता है, वेसल रहता है, इसके अंदर इसको हम, ये प्रोसेस इसके अंदर चलता है। और इस ग्लास जो होता है, ये बीकर, इसके अंदर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन बाय आर्गन। क्या गैस यूज करते हैं इसके अंदर? आर्गन। इनर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपको मोल्ड प्योर मेटल मिलता चला जाएगा वो फर्दर और किसी गैस से रिएक्ट ना कर जाए। दैट्स वो ऑक्सीजन होती तो फिर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता, तो हम तो फिर से फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते। सो दैट इज व्हाई वी मेंटेन इनर्ट एटमॉस्फेयर, सो दैट कोई और अनवांटेड प्रोडक्ट ना बनेगा। ठीक है, सो दिस इज बच्चों जोन रिफाइनिंग। क्या आपको समझ में आया जोन रिफाइनिंग बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें हो रही हैं। पहला चीज क्या हो रहा है? जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है ना, वो जोन के साथ कैरी होती जा रही हैं। ठीक है ना, राइट। और जैसे जैसे इम्प्योरिटीज बढ़ती जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या करता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जो पीछे का जो पोर्शन होगा वहां पे फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं बच्चों। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, राइट। सो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है? ऐसे ये हीटर है, सर्कुलर मोबाइल हीटर मूविंग फॉरवर्ड। जो इधर वाला पोर्शन है ये इम्प्योर मेटल है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ग्लास चारों साइड से बंद रहेगा बेटा, निशान चारों साइड से। ठीक है, राइट। और ये मोल्टन जो रेड कलर का है ये मोल्टन जोन है, और ये जो ग्रीन है ये आपको प्योर मेटल है। इधर T1 है, इधर टेम्परेचर क्या है? T2 है। इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन किया हुआ है बाय यूजिंग आर्गन। क्या यूज है? आर्गन। अब क्या है? अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट द वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ द इम्प्योर मेटल एंड द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर। जैसे जैसे हीटर मूव करते जाएंगे मोल्टन जोन भी मूव करता जाएगा। ठीक है, राइट। अब स्मॉल पार्ट विच गेट मेल्टेड बाय द मूविंग हीटर इज कॉल्ड एज जोन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जोन कहेंगे। एज हीटर मूव्स impurities are more soluble in the molten system, means impurities will move forward along with the zone। impurities भी क्या करेंगी? जोन के साथ आगे मूव करती चली जाएंगी। ठीक है, so the left part of the zone will become impurity free as impurities are more soluble in molten state, whereas the right, when left part gets solidifies we get a pure metal, this is called as fractional crystallization। क्या मैं बोलेंगे इसको?
fractional crystallization. All impurities are collected at extremely right side, which is cut later on and get separated. उसको separate कर लेंगे, ठीक है. Since the impurities are soluble in the molten state, so there will be the depression in freezing point, means melting point continuously क्या करेगा, continuously decrease करेगा from left to right. So T1 greater than T2 होगा, delta T is melting point gradient या temperature gradient है. Higher is the impurities, lesser is the melting point, ठीक है. The inert atmosphere is maintained so that the molten metal होना चाहिए, does not react with any other gases present in the atmosphere, ठीक है. अब ये मेथड किसके लिए यूज होता है? दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई बच्चों सेमीकंडक्टर, जो मेटल्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इनको यूज करने के लिए होता है, ठीक है. सो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रिफाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड अदर मेटल्स लाइक बेरियम, गैलियम, इंडियम, राइट. सो दीज आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, राइट. क्लियर है बच्चों आपको जोन रिफाइनिंग बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा, राइट. बोरॉन है बेटा, बोरॉन, 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 नॉट बेरिलियम बेटा, बोरॉन है, ठीक है, राइट, इट इज बोरॉन, ठीक है, राइट. चलिए हाँ, ठीक है. मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आप पूछेंगे, बट किसी बच्चे ने पूछा नहीं है. आपने किसी ने नहीं पूछा कि व्हाई इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको मुझे ये पूछेगा कि व्हाई इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट. तो ये आपका होमवर्क है, आप प्लीज रिसर्च करिएगा, ठीक है. आप फाइंड आउट करिएगा कि क्यों इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट है, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, राइट. क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड, राइट. ठीक है. आरू सब तो मैंने बोल दिया, अब आप मुझसे पूछ रहे हो बेटा. नाउ इट इज योर होमवर्क बेटा, आपको पता करना है ये, ठीक है ना. देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है. नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी बेटा. क्या है क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी शायद आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा. क्रोमेटोग्राफी आप छोटी क्लास से भी सुनते हुए आए, राइट. इन क्लास आई थिंक सो 9th या 10th में भी आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, 10th में आप पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, राइट, ठीक है. तो जो क्रोमेटोग्राफी है बेटा, वो डिपेंड करता है एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी पे. किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली दिस इज एन एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन. सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन टीच्ड इन या टॉट इन सरफेस केमिस्ट्री. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मिक्सचर होता है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी पे ये क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है. अगर कोई बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग करता है, ठीक है ना, राइट, इन फ्यूचर, और उसकी जॉब लगती है ओएनजीसी में, किसमें जॉब लगती है? ओएनजीसी में, ठीक है ना. आई हैव डन प्रोजेक्ट फॉर 6 months इन ओएनजीसी, राइट. तो उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी ही करने को मिलेगी, बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी, इतने तरीके की क्रोमेटोग्राफी की आप नाम भी या उसको लिस्ट डाउन करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. सो इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल किसी सॉइल में या सॉल्ट में या स्टोन में कितना होता है, that was been identified by chromatography, ठीक है, राइट. तो क्रोमेटोग्राफी वहां पे यूज होती है जहां पे कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की बहुत ही कम होती है. तो अगर कंसंट्रेशन बहुत ही कम है और यू हैव टू आइडेंटिफाई इट और यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट सब्सटेंस, देन क्रोमेटोग्राफी इज डन, राइट. जैसे कोई स्टोन हो गया, जैसे तेल का कुआं होता है, जब एक्सप्लोरेशन होता है ऑयल का, तो जगह जगह जाके वो क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं सॉइल का, स्टोन का, तो उससे फिर क्या करते हैं, देखते हैं उसमें कितना ऑयल प्रेजेंट है, क्रूड कितना है. सो दैट वाज डन बाय क्रोमेटोग्राफी, दैट वाज डन बाय क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन बेसिकली द डिफरेंस इन एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, ऑफ. अब यहाँ पे मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल और इम्प्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है. सो द प्रिंसिपल इज दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एंड इट्स इम्प्योरिटीज ऑन अ सुटेबल एड्सॉर्बेंट, ठीक है. तो इसमें दो फेज होते हैं बेटा, देयर आर 2 phases. वन इज, जैसे एड्सॉर्प्शन में ही होता है, 2 फेज होते हैं, एक एड्सॉर्बेट और एक एड्सॉर्बेंट, ठीक है, राइट. तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेट क्या होता है बच्चों? मूविंग फेज होता है या मोबाइल फेज होता है, ठीक है ना. और ये जनरली क्या होता है? लिक्विड और गैस होता है. क्या होता है? लिक्विड और गैस होता है, राइट. और एड्सॉर्बेंट क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है. ये यूजुअली सॉलिड और लिक्विड होता है, सॉलिड और लिक्विड होता है, राइट, ठीक है. सो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या करते हैं,
राइट। जो भी आपने क्या है, अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है ना, ये लैब में करते हैं यूजली, ठीक है ना, राइट, इट वाज डन इन द लैब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, राइट, नहीं बेटा ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सब्सटेंस हम यहाँ पे एड्सॉर्बेंट लेके रखते हैं, फिल करके रखते हैं, ठीक है ना, राइट। और इसमें क्या करेंगे, हम मिक्सचर को साथ में इसके साथ कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसको यहाँ पे इसमें साथ पास आउट कराते हैं। तो जो पास करते हैं तो क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, क्या होते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एड्सॉर्ब होता है क्योंकि दोनों की एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, तो एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब वो क्या करेंगे, डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे, दे विल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो कोई तेज ट्रेवल करेगा, कोई स्लो ट्रेवल करेगा, सो वो क्या हो जाएंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको प्रोसेस को रोक देते हैं, इसके बाद हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट क्या करता है, इसको क्या करता है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेगा इनको, और बाद में हम डिस्टिलेशन से उस सॉल्वेंट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है बच्चों, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर एब्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑन अ कॉलम, ठीक है, राइट। आफ्टर द सेपरेशन, ठीक है, राइट, आफ्टर द सेपरेशन द डिफरेंट एड्सॉर्ब कंपोनेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट बाय द सुटेबल सॉल्वेंट, राइट। और इस प्रोसेस को, ये जो सॉल्वेंट डाल के हम बाद में एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको इल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इल्यूशन, क्या कहते हैं, इसको इल्यूशन कहते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है, राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आया था, मुझे किसी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने, आपके ही क्लास के किसी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, राइट, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन, मे बी शायद आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन है ये, राइट, हैव यू सीन दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, राइट, किसी करनाल के बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, राइट, ठीक है, केवीपीवाई में आया था लास्ट ईयर, बिल्कुल बिल्कुल, राइट, मुझे कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने पूछा था, करनाल का स्टूडेंट था जिसने मुझे पूछा था, राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस कर देंगे, ये क्या करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जो ये जो स्टेशनरी फेस होता है, जिसको बोला था एड्सॉर्बेंट, क्या बोला था, एड्सॉर्बेंट, ठीक है ना। स्टेशनरी फेस जो एड्सॉर्बेंट होता है वो यूजली क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये क्या नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। और जो आप ये मिक्सचर डाल रहे हैं, इसकी पोलैरिटी क्या होती है, जो ये एड्सॉर्बेट है, जो मोबाइल फेज है या मूविंग फेज है, उसकी जो वो होती है, क्या कहते हैं, नेचर होता है या पोलैरिटी होती है, बहुत वाइड होती है, इट कैन बी पोलर, इट कैन बी नॉन पोलर, बट यूजली जो क्या होता है, जो सब्सटेंस यूज करते हैं स्टेशनरी फेज के लिए, वो पोलर नेचर का होता है, ठीक है। सो इसी के बेस पे वो क्वेश्चन है, that in the chromatography the stationary phase are usually very polar while the mobile phase are white, have white polarity, क्या होता है, white polarity होता है। अब देखिए क्या है, हाँ, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अगर आप देखिए, राइट, अगर ये क्या है आपके पास, ये आपने क्या कर रखा है, ठीक है, ये आपने स्टेशनरी फेज ले रखा है और ये पोलर नेचर का है, और आपने जो मिक्सचर है उसमें क्या है, उसमें ए और बी का मिक्सचर है, उसमें एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो मुझे बताइए इसमें से कौन जल्दी यहां पहुंचेगा, बॉटम पे जल्दी कौन पहुंचेगा, या अगर मैं यहां से ए और बी आपसे पूछूं तो ये ऊपर और नीचे कौन हो, यहाँ पे बॉटम में कौन होगा, ये कौन होगा, ए की बी, क्या होगा, बी, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या यहाँ पे रीजन देंगे, लाइक डिजोल्विंग लाइक, तो जो पोलर होगा वो, सॉरी नॉन पोलर होगा, वो ज्यादा टाइम यहाँ पे क्या करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक है ना। तो उसके क्या करने के वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा या इंटैक्ट ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए जो उसका टाइम ट्रेवल होगा वो क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, किसका, पोलर का। नॉन पोलर क्या होगा, इतना स्ट्रांगली इंटैक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा,
सो उसका जो ट्रेवल टाइम होगा वो कम होगा। तो यूजली जो नीचे हमें क्या मिलेगा, नॉन पोलर क्या मिलेगा, जल्दी ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू पोलर। सो in normal chromatography where stationary phase is polar, the polar molecule spend more time in stationary phase, tightly adsorbed, right, while the less polar will carried out more quickly by the non polar mobile phase। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन में RF पूछा गया था, राइट, RF। तो RF बच्चों होता है रिटेंशन टाइम। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में? RF इज रिटेंशन टाइम। ठीक है ना, रिटेंशन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो लेट्स सपोज अगर सॉल्वेंट 10 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है और जो कंपाउंड ने 6 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, तो व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर? तो रिटेंशन फैक्टर कितना हो जाएगा, राइट, 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर? इट इज क्लियर टू यू, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए मैंने यही लिखा हुआ है, यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज है जो एड्सॉर्बेंट है, और नीचे हमने ग्लास वूल लगा रखा है, ग्लास वूल लगा रखा है, ठीक है ना। ये एड्सॉर्बेंट कॉलम है या क्रोमेटोग्राफी कॉलम है। अब क्या होगा, जब हमने यहाँ पे पोर किया तो दोनों सब्सटेंस सेपरेट हो जाएंगे, ए और बी क्या करेगा, सब्सटेंस सेपरेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। तो अगर बी हमें नीचे मिल रहा है, दिस मींस बी इज नॉन पोलर। अगर हमने स्टेशनरी फेज पोलर ले रखा है तो, और बी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। आफ्टर क्या करेंगे हम, सॉल्वेंट से क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इल्यूशन कहा था। क्या कहा था? इल्यूशन कहा था। ग्लास वूल इसलिए बेटा क्योंकि क्या होगा, सॉल्वेंट नीचे से ड्रेन ना हो जाए, ठीक है ना, जस्ट टू प्रिवेंट इट बेटा, ठीक है ना, राइट, ठीक है ना, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पेज बेटा क्रोमेटोग्राफी वाला जो मैंने लिखा था, राइट। तो ग्लास वूल इसलिए करते हैं बेटा, जस्ट टू प्रिवेंट इट, कि वो क्या करे, राइट। आपने उसमें देखा होगा क्या कहते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज में, वहां पे भी लास्ट में कॉटन लगाते हैं, आपने देखा होगा, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन द स्टेशनरी फेज विल टेक मोर टाइम टू ट्रेवल, ठीक है, देन द कंपोनेंट विच इज लेस सॉल्युबल, ठीक है, इन द स्टेशनरी फेज। हियर ए इज मोर सॉल्युबल देन कंपोनेंट बी इन द स्टेशनरी फेज, राइट। तभी वो ज्यादा उसका टाइम ट्रेवल क्या था, ए का ज्यादा था, राइट। देयर आर, मैंने शुरू में बताया था, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बच्चों। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी आप जानते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, देयर आर वेरियस क्रोमेटोग्राफीज, ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी इज वेरी यूजफुल व्हेन द कंसंट्रेशन इज वेरी लेस। मैंने पहले ही बताया था, जब कंसंट्रेशन बहुत ही लेस हो, पीपीएम लेवल पे होगी, तो दिस मींस क्रोमेटोग्राफी इज बीन डन, ठीक है। अब आइए बच्चों, क्लियर है बेटा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, राइट। सो नाउ बेटा, हाँ, नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी बेटा, हाँ, ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? हाँ, द स्पीशीज दैट एग्जिबिट्स द हाईएस्ट आरएफ, जिसका आरएफ वैल्यू सबसे ज्यादा है इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ग्लास होता है या ग्लास के बीड्स होते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं जो इसके सरफेस पे क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करवा देते हैं इसके सरफेस पे, उसीलिए उसको थिन लेयर होती है, जो सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यूजिंग द, अब यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग द नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑन द सिलिका जेल प्लेट इज, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? बी, हाँ, डी, ओके। देखिए बेटा, हाँ, बी और डी, सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, जो स्टेशनरी फेज होता है बच्चों, वो पोलर नेचर का होता है। तो याद रखेंगे, जो सिलिका जेल होता है दैट इज पोलर। तो सिलिका जेल क्या होता है बच्चों, वो पोलर नेचर का होता है। SiO2 हो, Al2O3 हो, प्लीज राइट इट डाउन, दैट इज पोलर, राइट। इसलिए मैंने पहले हिंट दिया था कि पोलर होते हैं। अब क्या है, आपने क्या करा, ठीक है, राइट, आपने क्या किया, 1 मिनट बेटा। आलोक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आलोक सर, ये इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हो, और ये कुछ बच्चे हैं जो प्रेजेंट नहीं है लाइव क्लास में,
वीडियो देख रहे हैं, तो आप ना एक बार ना कॉल कर दिया करो ताकि इनकी अटेंडेंस हो जाए। ओके, कॉल कैसे करें सर कॉल? ये आप बोल दिया करो गौरव से, गौरव कॉल करेगा। ओके। क्योंकि इतना अच्छा आप लोग आप एक्सप्लेन कर रहे हो इनऑर्गेनिक, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा करा रहा होगा। लेकिन ये बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, कितनी गलत बात है ये। इनऑर्गेनिक इस तरह से, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मैंने बहुत कम लोगों को देखा पढ़ाते हुए। तो मैं चाहता हूँ ये सारे बच्चे रहें, क्योंकि लगभग पहली दूसरी क्लास में 200 स्टूडेंट थे आपकी क्लास में। हाँ बिल्कुल सही, 190 प्लस रहते थे सर। हाँ, 190 प्लस। तो सर इनको आज सिर्फ यही कह के कॉल करानी है आपकी क्लास के लिए, कि कुछ बच्चे तो रेगुलर आ रहे हैं और ये अच्छा भी कर रहे हैं, जो लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये बहुत जी अच्छा सर। भी कर रहे हैं। क्योंकि इनके लगातार नोट्स कंप्लीट हैं। ये मेटलर्जी भी, ये ऑर्गेनिक भी, और जो भी चैप्टर चल रहे हैं, सारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो लाइव नहीं कर रहे हैं ना, वो बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जी। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद इतना ज्यादा इनका वर्क रह जाएगा कि इनसे हो नहीं पाएगा। नहीं फिर सर बाद में क्या होता है, यूजली बच्चे बोलते हैं हमारा छूट गया सर, दोबारा करा दीजिए, बट जितनी एफिशिएंसी से हम पहली बार कराएंगे उतना दूसरे में कभी भी नहीं करा पाएंगे सर, कभी भी नहीं करा पाएंगे। तो कभी भी नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि जो जो मास ज्यादा होता है ना, तो मास जब ज्यादा होता है तो टीचर की इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है उसके हिसाब से। हाँ, तो एक्सप्लेन भी ज्यादा नए नए तरीके से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो नया चीज निकल के भी आता है उससे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तो सिंगल ये बच्चा होगा, एक बच्चा होगा, तो टीचर की इंटेंसिटी भी कम होगी और इतना ज्यादा वो सीखने को भी उसको कम ही मिलता है उस केस में। तो इस चैप्टर के बाद सर आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होगा ना, या डी ब्लॉक जी सर, कराओगे? जी सर। हाँ सर, एक लेक्चर, एक डेढ़ लेक्चर और लगेगा सर, हो जाएगा मुझे लगता है। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? पी ब्लॉक सर, आप बताइए, पी ब्लॉक करा देते हैं, हाँ स्टार्ट। हाँ सर, पी ब्लॉक ही करा दीजिए। और ठीक है। मैं कॉल भी कराता हूँ कि सारे बच्चे पी ब्लॉक में नए चैप्टर में रहें। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। चलिए बेटा, हाँ सुन लिया आपने बेटा, हाँ ठीक है राइट। अब पहली बात क्या है बेटा, सिलिका जो जेल था वो मैंने क्या बताया था बेटा, सिलिका जेल क्या था, पोलर था, राइट। अब पोलर जो है बेटा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि पोलर जो जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर नेचर का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, पोलर में जो इसमें जो पोलर होगा उसका टाइम ट्रेवल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोलर है, ये पोलर है, तो ए सी और डी का तो टाइम ट्रेवल ज्यादा ही होने वाला है, राइट। अब बचा क्या, प्रोपाइल बेंजीन और एक सिर्फ बेंजीन। अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना भी, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया कि विच इज पोलर, विच इज मोर पोलर, बेंजीन और प्रोपाइल बेंजीन। आपको क्या लगता है कि विच इज मोर पोलर? आंसर छोड़ दीजिए, बस पोलर बताइए, विच इज मोर पोलर। बी। नहीं बेटा, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन इज मोर पोलर देन टॉलीन, ठीक है ना, टॉलीन या उसके ऊपर राइट, मिथाइल बेंजीन, एल्काइल सॉरी इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, उससे ज्यादा पोलर होता है बेंजीन, राइट, ठीक है। तो जो बेंजीन की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होता है, थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे, जो ये डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। अब हाँ, ये क्वेश्चन है कि सर कैसे, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा डिबेट है कि क्यों बेंजीन का इससे ज्यादा वो है पोलर, ये ज्यादा पोलर है बेंजीन किससे, या एल्काइल बेंजीन से, ठीक है। अब अब आप ये देखिए, हाँ मैं पहले भी बोलता हूं अपनी क्लास में कि एक्सपेरिमेंट कभी भी झूठ नहीं बोलता, एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अगर आप हमेशा ही करेंगे, एक्सपेरिमेंट हमेशा ही ट्रू होगा, ठीक है। तो राइट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप इसको, राइट, आप जब आप थ्योरेटिकल देखेंगे तो थ्योरेटिकल में आपको लगेगा कि ये तो नॉन पोलर है, राइट, इसकी पोलैरिटी कम है क्योंकि यहाँ सिमेट्री बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट। लेकिन क्या है, ये ज्यादा नॉन पोलर है, राइट। और ये कैसे स्टेब्लिश हुआ है, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट। अभी भी ज्यादा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों है, बट एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ट्रू। और आप जानते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है जो ये स्टेब्लिश करता है कि जो बेंजीन है वो मोर पोलर होता है टॉलिन या एल्काइल बेंजीन से। वो एक्सपेरिमेंट होता है कौन सा, कैन यू गेस इट, कौन सा होता है? यही बेटा, यही एक्सपेरिमेंट है,
क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वही स्टेब्लिश करती है कि वाई बेंजीन इज, या बेंजीन पोलैरिटी कौन की ज्यादा है, तो बेंजीन क्या होता है? ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू राइट नॉन पोलर से, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है? ये क्या रहता है? ये थोड़ा ऊपर रह जाता है, ठीक है ना। इसका टाइम ट्रेवल ज्यादा होता है किसका? बेंजीन का, एज कंपेयर टू किसका? एल्काइल बेंजीन का, राइट। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट यू स्टेब्लिश इट। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्टेब्लिश करती है इसको, राइट, ठीक है। इफ यू गूगल इट यू कैन फाइंड इट आल्सो, राइट, ठीक है, राइट। बट आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, आप याद रखने का तरीका है, आप कुछ और तरीके से याद रख सकते हैं, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, एल्काइल जो बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्काइल डेरिवेट बेंजीन होती हैं, वो क्या होती हैं? लेस पोलर होती हैं, ज्यादा नॉन पोलर होती हैं एज कंपेयर टू बेंजीन। बस इतना याद रखिएगा। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर बच्चों? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों की नहीं आया बेटा? टेल मी यस या नो बेटा। ठीक है, राइट। तो चलिए फटाफट ये इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है, राइट। सो क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? हाँ जी बेटा, विशाल आपका आंसर सही था बेटा। ये रिफाइनिंग आप जानते हैं बेटा, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा हुआ है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इम्प्योर जो रहेगा हम एनोड पे लगाएंगे, प्योर रहेगा वो कैथोड पे लगाएंगे। और जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है या इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो एक कॉस्टली प्रोसेस है। इसीलिए जब आपको हाईएस्ट प्योरिटी चाहिए, आपको 100% प्योरिटी चाहिए किसी 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 मेटल की, देन यू गो फॉर अ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, राइट। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, इन सब की क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्योर जो रहेगा वो एनोड रहेगा, प्योर क्या रहेगा? कैथोड रहेगा। तो इम्प्योर क्या, सॉरी, एनोड से निकल के क्या करेगा? सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, इसकी थिकनेस क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। क्लियर है बेटा? तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बेटा, हाँ ज्यादा, दिस ऑलरेडी यू नोज इट बेटा। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। टेल मी बेटा हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट बेटा? वी हैव लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा? 30 मिनट, राइट। तो 30 मिनट में दो प्रोसेस और हैं, दैट वी विल डिस्कस इट एंड वी विल फिनिश इट आउट, राइट। प्योरिटी चाहिए का मतलब बेटा, प्योरिटी का मतलब क्या? आपको 100%, लेट्स सपोज आप 24 कैरेट गोल्ड चाहते हैं या आप 100% प्योर गोल्ड चाहते हैं, तो वो आपको बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से ही प्योरिटी मिलेगी। क्योंकि जितने भी प्रोसेस आप होते हैं वो ज्यादातर केमिकल मेथड्स हैं, और केमिकल मेथड में डेफिनेटली क्या होगा? कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाएंगी, ठीक है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है बेटा पार्क्स प्रोसेस, राइट। क्या है? पार्क्स प्रोसेस है। पार्क प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमने कल देखा था कि लेड में किसकी इंप्योरिटी होती है? लेड में किसकी इंप्योरिटी होती है? कल मैंने आपको बताया था। लेड में क्या होता है? लेड में क्या होता है? जिंक नहीं बेटा, सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर होता है। मैंने कल भी बताया था आपको, है ना, ठीक है ना, राइट। सिल्वर होता है, आपको अगर याद है, ठीक है, 1 to 2% भी बताया था मैंने कि सिल्वर रिकवर करते हैं। कौन सा प्रोसेस था वो? कुपुलेशन, बिल्कुल। क्या था? कुपुलेशन, ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या होता है, ये एक और प्रोसेस है जिससे हम सिल्वर लेड को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, सिल्वर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, इसमें मोल्टन मेटल लेना है। ये जो इम्प्योर मेटल है ये मोल्टन लेना है आपको, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये मोल्टन एक वेसल में आपने मोल्टन ले लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर हम मोल्टन जिंक ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? मोल्टन जिंक ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे दो लेयर होती हैं, एक मोल्टन जिंक की, एक मोल्टन लेड की, सॉरी इम्प्योर मेटल की, ठीक है। अब होता है क्या है बच्चों, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एजी होता है, इन दोनों में से जो एजी है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें? जिंक में, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी जो एजी की होती है वो 3000 टाइम्स ज्यादा होती है किससे? लेड से। तो जो सॉल्युबिलिटी है एजी की, दैट वाज 3 इन जिंक, दैट इज 3000 टाइम्स ग्रेटर देन लेड, एजी की। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी एजी इसमें रहेगा वो क्या करेगा? यहाँ पे इसके अंदर डिसॉल्व होता चला जाएगा।
तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भी होगा ये धीरे धीरे इसकी लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये लेयर बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो सारा का सारा जो क्या होगा, जो जिंक है, सॉरी सारा का सारा जो सिल्वर है वो जिंक में एक्यूमुलेट हो जाए। तो यहाँ पे आपको जिंक और सिल्वर का एलॉय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिंक और सिल्वर का एलॉय मिल जाता है आपको इस जगह। और यहाँ पे आपको प्योर क्या मिल जाएगा, लेड मिल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्क्स प्रोसेस। क्या कहते हैं, पार्क्स प्रोसेस। हाँ जी, हाँ जी बेटा, प्योर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, नहीं बेटा, हाँ गोविंद, जिंक जो होगा वो जो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी लेड में नहीं है, राइट, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एजी में है। अब मुझे बताइए, ऐसा आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों होगा कि जो एजी है वो 3000 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन लेड है। क्या आप ऐसे गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों है, एनीवन? नहीं, पोलैरिटी, ओके, नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, राइट, पढ़ते आते हो आप 6-7 क्लास से। ऐसे बोलते हो लाइक डिजोल्व इन लाइक, ऐसे कहते हो कि नहीं कहते हो आप, लाइक डिजोल्व इन लाइक, ऐसा बोलते हैं आप, ठीक है ना। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले क्रोमेटोग्राफी में लाइक डिजोल्व इन लाइक। तो अब आप देखें क्या है, जिंक में एजी ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो क्या यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए? यहाँ पे क्या कहेंगे, लाइक डिजोल्व इन लाइक क्यों है ये, क्या इस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्यों, क्योंकि ये भी डी ब्लॉक है और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं, दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाओगे लाइक डिजोल्विंग लाइक, लेकिन लेड क्या है, लेड क्या डी ब्लॉक है? नहीं, लेड क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एजी में, सॉरी जिंक में नहीं होगी या कम होगी। गोविंद जी, यू गॉट द आंसर, गोविंद, राइट। सो देखिए यहाँ, so this process is based on, please don't leave the class, I need 1 or 2 more minute to beta finish it out, so don't leave the class beta, हाँ ठीक है। so this process is based on the distribution principle, याद रखेंगे ये important word है, distribution principle, that is like dissolving like। this process used for desilverization, silver को remove करने के लिए from argentiferous lead, argentiferous lead means that is PBS, और साथ में कुछ परसेंटेज 1% तक लगभग क्या रहता है उसमें, एजी रहता है। तो जो अर्जेंटीफेरस लेड होता है दैट इज पीबीएस गलेना प्लस क्या होता है, सिल्वर, उससे आपको सिल्वर को रिमूव करना है, तो आप क्या करते हैं, पार्क्स प्रोसेस करते हैं। द सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम द लेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द मोल्टन जिंक एंड द मोल्टन लेड विथ एजी एज इम्प्योरिटीज फॉर्म्स अ टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम बनाएगा, जो मैंने आपको बताया था, 2 लेयर होगा। सिल्वर इज more soluble than zinc, 3000 times more soluble than lead, forming zinc and Ag alloy। क्या, forming zinc and Ag alloy, since zinc and Ag alloy is lighter than Pb, ठीक है, which floats over the Pb on freezing, we can get zinc और Ag का क्या मिलेगा, alloy मिलेगा, which can be easily removed, ठीक है। अब तो इसका मतलब हमें यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या मिलेगा, जिंक और Ag का क्या मिलेगा, जिंक और Ag का alloy मिलेगा। लेट्स सपोज बच्चों मुझे प्योर एजी चाहिए उस एलॉय से, तो विच मेथड वी कैन डू इट, क्या मुझे बता सकते हैं कौन सा मेथड कर सकते हैं हम? ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको जिंक और एजी एलॉय मिलता है पार्क्स प्रोसेस से और यू वांट टू रिकवर सिल्वर फ्रॉम इट, विच मेथड इज सुटेबल? नो, नो, नो। आप ध्यान दीजिए बच्चों कि आप ध्यान दीजिए, हाँ हाँ, अभी आंसर सही है। आप ध्यान दीजिए, जिंक को आपने कैसे रिमूव किया था, जिंक को कैसे प्यूरिफाई किया था, इतना बताइए, विच मेथड इज टू यूज टू प्यूरिफाई, कौन सा मेथड था प्यूरिफिकेशन का जिंक का, आपने जो लिखा हुआ है? नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला है, मैंने तो बोला है जिंक कैडमियम मरकरी, बेटा जिंक कैडमियम मरकरी को कैसे हमने रिमूव, कैसे हमने वो किया था,
ये देखिए क्या है, जिंक कैडमियम मरकरी इज बीन रिमूव फ्रॉम डिस्टिलेशन। किससे था? डिस्टिलेशन था। प्लीज डोंट फॉरगेट इट बच्चों, हाँ, स्टिक टू दिस। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मेटल किस मेथड से वो करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो यू शुड लर्न इट, ये सारे मैंने इसीलिए लिखा रखे हैं, ठीक है। सो दिस मीन द करेक्ट आंसर इज क्या बच्चों? इस मेथड का करेक्ट आंसर क्या है? द पार्क्स प्रोसेस ऑफ एजी एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक इज रिमूव्ड फ्रॉम जिंक एजी एलॉय बाय यूजिंग, क्या आंसर होगा? सी। क्या आंसर होगा? सी, दैट इज डिस्टिलेशन। क्या होगा? डिस्टिलेशन। क्या है? डिस्टिलेशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? ठीक है। लास्ट इज बच्चों एमलगेमेशन, राइट? लास्ट मेथड इज एमलगेमेशन। आई नीड जस्ट 2 मिनट मोर। एमलगेमेशन, ठीक है, 5 मिनट है बेटा, देन इट इज ओके, राइट? एमलगम आप सभी लोग जानते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट? तो क्या करते हैं हम, वो सब्सटेंस क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास दो सब्सटेंस है ए और बी, ठीक है ना, जिसमें लेट्स सपोज ए जो सब्सटेंस है वो एमलगम बनाने की उसमें टेंडेंसी है, मतलब इट वांट्स टू डिसॉल्व इन मरकरी। तो ए तो मरकरी के साथ चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? दूसरा सब्सटेंस मिल जाएगा। और लेट्स सपोज आप वो जो मरकरी के साथ चला गया, अगर आपको जो एमलगम बनाया है, बन गया है, उसको अगर आपको रिकवर करना है तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फिर से कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? अभी मैंने बताया था जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो उसको कैसे आप वो रिकवर करोगे? बाय डिस्टिलेशन। क्या करेंगे? बाय डिस्टिलेशन। क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हैं विच कौन सा मरकरी को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, लेट्स सपोज यू वांट टू ट्रांसपोर्ट मरकरी फ्रॉम करनाल टू पानीपत, तो आप किस वेसल में ट्रांसफर करेंगे? करनाल से पानीपत आपको अगर मरकरी लेके जाना है तो क्या करेंगे? ग्लास का ट्रक नहीं होगा बेटा, हाँ, ग्लास का ट्रक नहीं होता बेटा, ठीक है। ग्लास का आपने देखा कभी ग्लास का ट्रक जाते हुए? ग्लास चेंबर का ट्रक नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, सिर्फ दो ही मेटल हैं जो एमेलगम नहीं बनाते हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट है। देयर आर ओनली टू मेटल्स विच डज नॉट फॉर्म्स एमेलगम, दैट इज Fe एंड Pt। दैट इज Fe एंड Pt, नहीं, कॉपर भी बनाता है बेटा, ठीक है ना। तो जो Fe है और जो Pt है वो एमेलगम नहीं बनाते। दिस मीन जो हमारा ट्रक होना चाहिए वो किस 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 मेटल का होना चाहिए? उसका एमओसी क्या होना चाहिए? मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? प्लेटिनियम तो बहुत ही कॉस्टली है, तो हम क्या यूज करेंगे? Fe यूज करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स सपोज आपके पास आयरन और सिल्वर है। क्या है? आयरन और सिल्वर है। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं किससे? एमेलगम से। किससे कर सकते हैं? एमेलगम से। तो ये क्या करेगा? ये एमेलगम में जाएगा नहीं, ये चला जाएगा, इसको बाद में हम रिकवर कर लेंगे बाय डिस्टिलेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसी टू लेयर बन जाएगी, एक लेयर और ये टू डिफरेंट लेयर। तो ये Hg की लेयर है और ये मेटल की जो इम्प्योर मेटल है उसकी लेयर है। तो ये यहाँ से निकल के क्या Hg में चला जाए, सिमिलरली जैसे पार्क्स प्रोसेस में, ठीक है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेटल प्रेजेंट इन देयर नेटिव ओर्स, ठीक है ना, दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेटल इन प्रेजेंट इन द नेटिव ओर with Hg to form amalgam is called amalgamation. This process is useful for extraction of silver or gold. The metal obtained these amalgam, the metal obtained from these amalgam is by distillation. कैसे करेंगे? by distillation. क्लियर है बेटा आप लोगों को जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है? तो वी हैव फिनिश्ड आउट बेटा, हमने सारे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 वी हैव ऑल डिस्कवर्ड बेटा, हाँ, यह हमने कवर कर लिया है, ठीक है, राइट। आई थिंक बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। आई हैव मेड माय ऑल एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। जो भी और चीजें हैं बेटा मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी, राइट, ठीक है। एमेलगम बच्चों क्या है? क्या है आपको ऐसा दो, हाँ जी बेटा, हाँ जी, कैटायनिक पार्ट बेस से आता है बेटा, सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट बेस में आता है। रोहित विल डिस्कस इट लेटर ऑन बेटा, हाँ, किसी और दिन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ, प्लीज रिवाइज करते रहिएगा नोट्स, राइट। अभी क्या है, हमें शायद 1 या
2 लेक्चर, आई थिंक सो 1 और 2 लेक्चर में हमें वी नीड मोर टू फिनिश इट आउट द मेटलर्जी बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।